अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनः रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए आज शब लाहौर से रवाना होगी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरा ऑस्ट्रेलिया एक हमेशा बड़ा आजमाइश साबित होता है। लेकिन इस बार देखना है कि नए कप्तान और नई टीम मैनेजमेंट जो कि बुलंद अज़ाइम के साथ जा रही है, वो कैसी जो है कारकर्दगी पेश करती है। आपको पता है कि शान मसूद पाकिस्तान के अब टेस्ट कप्तान हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके कुछ हिस्से भी आपको दिखाएंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो टेस्ट सीरीज़ है उसका शेड्यूल भी आपके सामने रखते हैं। 14 दिसंबर से जनाब ये टेस्ट सीरीज़ की शुरुआत होनी है। 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज़ है। इस वक्त आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान की टीम नंबर 1 पर है। जनाब पैट कमिंस आपके लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर शान मसूद मौजूद हैं। और पहला टेस्ट जनाब 16 दिसंबर शुरू होगा। उसके बाद फिर आपके पास जो है पर्थ के बाद मेलबर्न टीमें पहुंचेंगी, फिर सिडनी पहुंचेंगी। तो ये है जनाब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल। और बहुत टफ हमेशा पाकिस्तान के लिए असाइनमेंट, चूँकि 96 के बाद से पाकिस्तान ने कोई टेस्ट मैच नहीं जीता और आज तक पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ भी नहीं जीत सकी। पुराने इस हवाले से खुसूसी बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग में धड़ाधड़ खबरें आ रही हैं जनाब, चूँकि कराची किंग्स के कप्तान इमाद वसीम अपनी टीम को छोड़कर चले गए इस्लामाबाद यूनाइटेड में। इस्लामाबाद यूनाइटेड से हसन अली जो एक ज़माने पेशावर ज़ल्मी में होते थे और इस्लामाबाद यूनाइटेड आए थे, अब उनकी उड़ान जनाब पहुंची है कराची किंग्स तक। और इसके साथ साथ मोहम्मद आमिर की खबरें मौजूद हैं कि क्या वो भी कराची किंग्स छोड़ने वाले हैं। और फिर नसीम शाह इस पर हॉट केक बने हुए, इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। उसके साथ साथ लाहौर कलंदर के सीईओ आतिफ राना साहब हमें ज्वाइन करेंगे, जिनकी प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, उनके खिलाड़ी जिम्बाब्वे जा रहे हैं, इस पर जरूर बात करेंगे। उसके साथ साथ पीएसएल के हवाले से भी कुछ उनके साथ गपशप होगी। तो जनाब, जैसे आपने हेडलाइन देखी, पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया रात जा रही, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग की जो खबरें हैं उसने इस वक्त कम से कम ट्विटर पर, फेसबुक पर एक ज़बरदस्त किस्म का जो है ना तूफान मचा रखा है। और एक के बाद एक जो है ना अपडेट और लोग पूछ रहे हैं। आज इस प्रोग्राम में सूरी सूरत हाल को कवर करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे लाहौर के स्पोर्ट्स रिपोर्टर गुलाम मुर्तज़ा। बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा ज्वाइन करने के लिए। पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बता दीजिएगा, पाकिस्तान टीम की रवानगी हमेशा की तरह ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल टूर होता है, लेकिन हमने देखा कि चलें एक नए दौर की शुरुआत हम कह सकते हैं। नए टीम डायरेक्टर हैं, हमने एडम होलियोक भी कल आ गए। इसी तरह हमारे पास दीगर जो एक 17 रुकनी स्टाफ मौजूद है 18 रुकनी टीम के लिए। तो अच्छा खासा जो है वो होमवर्क हुआ है। लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी गुलाम मुर्तज़ा शान मसूद की, उसके हवाले से बताइएगा क्या आपको लगा, जो खास चीज़ उन्होंने बयान की। कौमी टीम आज 1:15 बजे लाहौर से रवाना होगी, बजरिया दुबई से होती हुई ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगी और उसके बाद वहां पे जाके प्रैक्टिस मैच खेलना और उसके बाद 14 दिसंबर से पाकिस्तान का पहला टेस्ट मैच स्टार्ट हो जाएगा। तो आज पहली दफ़ा जो टेस्ट के कप्तान बने शान मसूद, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और वैसे भी आपने भी देखा है कि वो बड़े पुरअतमाद है, जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या मीडिया से उनका इंटरेक्शन होता है तो बड़े पुरअतमाद अंदाज से वो करते हैं। तो उन्होंने सवालों के बड़े सख्त सवालों के बड़े धीमे लहजे में जवाब दिए और बड़े जबरदस्त अंदाज में जवाब दिए। यही उनकी जानिब से कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया का दौरा मुश्किल जरूर है, लेकिन हम उसमें अपनी भरपूर आउटपुट देने की कोशिश करेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि हम जो मॉडर्न क्रिकेट है उसको अडॉप्ट करेंगे। कल मोहम्मद हफीज की जानिब से भी ये कहा गया था कि हमारा जो पहला मकसद है कि मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है, जिस तरह उसके रिजल्ट आए और पाकिस्तानी टीम को भी फायदा हो। तो आज भी शान मसूद की जानिब से कहा गया और कुछ बातें चल रही थी कि जैसे साइम अयूब को टीम में शामिल किया जाएगा। तो आज उनकी जानिब से, शान मसूद की जानिब से कहा गया कि हमारी जो टेस्ट स्क्वाड है, टेस्ट टीम है, वो सेटल्ड है। इमामुल हक और साथ अब्दुल्ला शफीक ओपनिंग कर रहे, एक साल से ओपनिंग कर रहे हैं। बाबर आजम नीचे खेलते, तीसरे नंबर पे शान मसूद खेलते हैं। पहले विकेट कीपर के हवाले से भी उन्होंने कहा कि सरफराज अहमद पहली चॉइस सरफराज अहमद होंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें फास्ट बॉलिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि नसीम शाह अनफिट हुए। उसके बाद हारिस रऊफ के पास गए थे, उन्हें कहा था कि वो टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बने, लेकिन उन्होंने भी जाने से इनकार किया था। तो इस हवाले से उनकी जानिब से कुछ जो बात की गई, रिजर्वेशन दी गई कि फास्ट बॉलिंग में हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी वो पूरा एतमाद नजर आ रहे थे। और आपने जिक्र किया बार बार गुलाम मुर्तज़ा के पूरा एतमाद नजर आए, तो कुछ झलकियां भी दिखाते हैं जनाब। शान मसूद पाकिस्तान के नए टेस्ट कप्तान, जो कि यॉर्कशायर के साथ मुल्तान सुल्तान की कप्तानी भी कर चुके हैं, इसी तरह पाकिस्तान की डोमेस्टिक टीमों की भी। तो उनका ऑस्ट्रेलिया टूर के हवाले से, जो चैलेंजिंग ऑस्ट्रेलियन टूर है, उसके हवाले से क्या कहना था आज, आइए आपको दिखाते हैं। हम लोग इसे एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, एक चैलेंज देख रहे हैं कि किस तरीके से ये हमें वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में हेल्प कर सकता है। सेकेंडली, जहाँ तक आपने कैप्टन्स की बात की, आई थिंक जहाँ भी मैंने कैप्टनसी की है, मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा हूँ कि उधर उसी टीम में मेरे साथ काफ़ी और कप्तान रह चुके हैं। जैसे जब मुल्तान सुल्तान्स के लिए मैंने PSL 5 में कैप्टनसी की थी, उसमें मोइन अली थे, जेम्स विंस थे, शाहिद आफरीदी थे, सोहेल तनवीर थे, काफ़ी और कैप्टन्स थे। तो मेरे लिए ये बात मैं इसको बड़े पॉजिटिवली लेता हूँ कि आपके पास
हर कप्तान से आइडिया आता है। अच्छे अच्छे लोग हैं, जो शाहीन हो गया, बाबर हो गया, रिजवान हो गया, सैफ़ी भाई हो गया, इन सब ने प्रेशर सिचुएशंस में पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस भी दी हुई हैं, कैप्टनसी भी की हुई है, तो ये आपकी जॉब आसान कर देती है। अब इनको बहुत ज़्यादा फ्यूचर कैप्टन रेट किया जाता था, बिलाखिर वो वक्त आ गया जब ये कैप्टन बन गया। लेकिन गुलाम मुर्तज़ा, एक चैलेंज ज़रूर रहेगा जिसके मुतालिक आप लोगों ने यकीनी तौर पर सवाल भी किया होगा, वो खुद ये है कि शान मसूद की अपनी परफॉर्मेंस, इनफरादी कारकर्दगी कैसी होती है, जो कि हमने माजी में देखा है कि वो इतने ज़्यादा अभी तक सेटल नहीं हुए किसी एक फॉर्मेट में। लेकिन बहरहाल चूँकि टैलेंटेड हैं, दुनिया भर में खेलते हैं, फिर अपने आपको इम्प्रोवाइज़ अच्छा किया उन्होंने तमाम फॉर्मेट के लिहाज से। एक ज़माने में सिर्फ टेस्ट प्लेयर की छाप थी, लेकिन फिर T20 में खुद को मनवाया। तो मुझे लगता है गुलाम मुर्तज़ा, आप भी फरमा दीजिएगा, मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा असाइनमेंट उनके लिए होगा, क्योंकि पाकिस्तान का कप्तान पहले खुद परफॉर्मेंस दे तो उसके बाद ही समझा जाता है कि वो टीम उसकी कमांड में है, कंट्रोल में चीज़ें हैं। और यही शान को दोहरा चैलेंज रहेगा कि जहाँ टीम को देखना है वहाँ उनको अपनी परफॉर्मेंस पर भी खास नज़र रखनी है। पहला सवाल ये हुआ था कि आपकी अपनी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। लास्ट जो 17 इनिंग्स में एक 50 है उनका। अगर टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में भी जो आखिरी जो दौरा था श्रीलंका के अगेंस्ट, उसमें भी उन्होंने 50 किया था, लेकिन बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं थी उनकी। जो ओवरऑल अगर टेस्ट की एवरेज देखी जाए तो वो भी 30 से नीचे है। तो ये बात उनसे की गई, तो उनकी जानिब से कहा गया कि मैं जो मेरा कमबैक हुआ था वो न्यूजीलैंड दौरा के बाद मुझे ड्रॉप कर दिया गया था। उसके बाद मैंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, उसके बाद मैंने जो लीग्स में, मुख्तलिफ लीग्स में परफॉर्म किया, काउंटी में परफॉर्म किया, उसके बाद मेरी जगह बनी तो मैं दोबारा वापस आया हूँ। लेकिन उनकी जानिब से ये कहा गया कि हम जो अपनी बेहतर कोशिश वहाँ पे करने की कोशिश करेंगे और अपनी तरफ से आउटपुट ज़्यादा बेहतर देने की भी कोशिश करूँगा। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि मैं ओपनर बैटर था, मैं ओपनिंग पे खेलता था, लेकिन पाकिस्तान में जो जगह कौमी टीम में बन रही थी वो तीसरे नंबर की बन रही थी। उस वजह से मैंने काउंटी क्रिकेट में भी तीसरे नंबर पर खेला है, फर्स्ट क्लास में भी तीसरे नंबर पर खेला, ताकि अपने आप को यूज टू कर सकूँ कि तीसरे नंबर पर कैसे खेला जाएगा, उसकी कंडीशन से मैं वाकिफ हो सकूं। तो इस हवाले से उनकी जानिब से ये कहा गया। लेकिन ये देखना है कि उनकी एवरेज जो है वो 30 से नीचे है। बाबर आजम जो पिछली कप्तानी कर रहे थे टेस्ट में, तो उनकी एवरेज तकरीबन 50 के करीब थी। लेकिन हमारे जो नए कप्तान हैं उनके ऊपर ये एडिड जरूर प्रेशर होगा कि उन्होंने अपनी एवरेज भी सही करनी है। और पहला जो उनकी असाइनमेंट है वो भी ऑस्ट्रेलिया का दौरा है। बिल्कुल, बहुत टफ असाइनमेंट है। लेकिन जैसे आपने कहा कि ओपनिंग स्लॉट, चूंकि पाकिस्तान का अगर देखें, अब्दुल्ला शफीक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मामूल हक की ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन शायद रिसेंटली इतना थोड़ा सा उनका भी रन अच्छा नहीं था टेस्ट क्रिकेट के अंदर। लेकिन शान मसूद, पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान का ओपनिंग स्लॉट और बैटिंग ऑर्डर के हवाले से क्या कहना था, आइए आपको भी दिखा देते हैं। तो अगर आप हमारा ओपनिंग कॉम्बिनेशन देखें इमाम और अब्दुल्ला का, वो 1 साल से और 1 साल से ज़्यादा से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उन्होंने काफ़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं पाकिस्तान के लिए। तो आपकी कोशिश यही होती है कि जो चीज़ सेटल्ड होती है आप उसके साथ लेके चलते हैं। मैंने ओवर द लास्ट ईयर और सो, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो, इवन इंटरनेशनल क्रिकेट हो, जब अजहर भाई रिटायर हुए थे तो वो नंबर 3 का स्पॉट था जहां मैंने बैटिंग की थी। और मैंने कोशिश भी ये की थी उसके बाद कि जो भी मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलूं उसमें मैं नंबर 3 पे खेलूं, ताकि उस पोजीशन में मैं यूज्ड टू हो जाऊं और कंफर्टेबल हो जाऊं। तो आई थिंक एज ए टॉप 3 ये हमारा एक आइडिया है, हमारा एक प्लान है। जहाँ तक आपने साइम की बात की, आई थिंक हम सबको पता है कि बहुत ही एक एक्साइटिंग प्रॉस्पेक्ट है पाकिस्तान के लिए। और एक साइम अयूब एक मैसेज दे रहा है पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट को कि खेलने का जो आइडियल तरीका है वो साइम अयूब पोजेस करता है। तो हम चाहेंगे कि जो भी डोमेस्टिक क्रिकेट में बैट्समैन हैं जो बैटिंग कर रहे हैं, उनकी जो वे ऑफ बैटिंग होनी चाहिए, जो बैटिंग का अप्रोच होना चाहिए, वो इस टाइप का होना चाहिए। इंटरेस्टिंग बातें, चूंकि जाहिर बात है टॉप 3 हमारा सेटल्ड है, बाबर नंबर 4 पे होंगे, उनकी तारीफ बात भी की। आपका एक और सवाल मैं अगर आपसे बोलूँ गुलाम मुर्तज़ा, कि हमने देखा कि एडम होलियोक पाकिस्तान के बैटिंग कोच अब बना दिए गए, साइमन हेलमेट की एक सरप्राइज इंडक्शन हुई, 17 रुकनी हमारी टीम मैनेजमेंट है। इन फैसलों पर आपकी क्या राय है? चूँकि हमने देखा माजी में जब T20 वर्ल्ड कप खेलने जा रहे थे तो ज़माने में जो PCB के चेयरमैन थे रमीज़ राजा, उन्होंने वर्नन फिलेंडर, मैथ्यू हर्डन की खिदमात हासिल की थी। तो क्रिकेट के हल्कों में क्या राय है एडम होलियोक की जो अपॉइंटमेंट, इसके हवाले से कोई बहुत बड़ा इंटरनेशनल जो एक्सपीरियंस है वो कैरी नहीं करते वो? जी, बहुत बड़ा कैरियर है, 6 मैचेस खेल चुके हैं और उसमें भी उनकी जो एवरेज है वो बहुत ज़्यादा नहीं है और थोड़े से रन उन्होंने किए। लेकिन एक बात है कि उन कंडीशंस में
वो पाकिस्तानी टीम के लिए कारामद साबित हो सकते हैं, क्योंकि उन कंडीशन में पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं, बॉलर्स हैं, उन्हें वो इतने यूज टू नहीं है, वो वहां के तजुर्बा नहीं रखते, तो वो पाकिस्तानी टीम की हेल्प कर सकते इस एंगल से। लेकिन साथ ही जो नई मैनेजमेंट आई उनकी जानिब से ये कहा गया था कि हम जो लोकल कोचेस को ग्रूम भी करेंगे, उन्हें पाकिस्तानी टीम के साथ रखेंगे, उनको लेके जाएंगे। यूनुस खान से बात चल रही थी, लेकिन उनको भी फाइनल नहीं किया गया। तो एक बात के मुताबिक, वहाँ की कंडीशन के मुताबिक देखा जाए तो अच्छी चॉइस है, लेकिन जिस तरह मैनेजमेंट की जानिब से ये कहा जा रहा था कि लोकल कोचेज होंगे, लोकल। लेकिन गुलाम मुर्तज़ा कहता है कलामी एंड्रयू पटेक मौजूद थे, इसी तरह हमने देखा ग्रांट ब्रैडबर्न मौजूद थे, उनको आपने जी कहा कि आप नेशनल क्रिकेट अकेडमी चले जाएं, तो हमने तो जो कोचेज मौजूद थे उनको अलग किया, लेकिन फिर हम गैर मुल्की कोचेज लेकर आ गए, तो ये बात कुछ समझ नहीं आ रही। ये क्योंकि कल जो कोचिस का ऐलान किया गया वो मोहम्मद हफीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऐलान किया गया था। अगर उससे पहले ऐलान किया जाता तो मोहम्मद हफीज से यही क्वेश्चन होने थे कि आया कि आपके पास पहले भी फॉरेन कोचेस मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद आपने फॉरेन कोचेस को अपने टूर्स के लिए रखा है, तो आप उन्हीं को साथ ले जाते, उन्हीं को कैरी करते। लेकिन उन पीसीबी की जानिब से भी एक वो पैंतरा खेला गया कि इनकी जो अनाउंसमेंट है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद की गई। अगर पहले की जाती तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से यही क्वेश्चन होना था कि दो कोचेस आप रख रहे हैं फॉरेन के नेशनल क्रिकेट अकेडमी में भी और टूर के लिए भी। बिल्कुल ठीक आपने कहा, इसी वजह से जो अनाउंसमेंट है वो बाद में की गई। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सुपर लीग के हवाले से भी आपको कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं वो फराहम करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। और जनाब पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान शान मसूद की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत इंटरेस्टिंग एक सवाल ये भी हुआ, चूँकि सरफराज अहमद इस वक्त पाकिस्तान के फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर हैं और उनकी जो लास्ट सीरीज में परफॉर्मेंस थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड शानदार थी, मैन ऑफ द सीरीज़ थे और सेंचुरी भी बनाई थी, लेकिन दूसरी तरफ मोहम्मद रिजवान भी मौजूद हैं। सो शान मसूद का इस मामले पर क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। जो लास्ट सीरीज़ हुई थी होम सीरीज़, उसमें सैफ़ी भाई आए थे, सैफ़ी भाई मैन ऑफ द सीरीज़ उसमें बने थे। न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ थी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। उसके बाद जब श्रीलंका का टूर हुआ तो उसमें भी आई थिंक उनकी एक ही इनिंग्स आई थी और उसमें उनको कंकशन हुई थी, तो सैफ़ी भाई जब उस 11 में आए थे उन्होंने काफ़ी रन्स किए, उस जगह को अपना बनाया। तो आई थिंक इस वक्त वो सेटल्ड विकेट कीपर हैं इस टीम में। लेकिन जैसे हमने पहले भी बात की कि रिजी की हमें एज अ बैट्समैन भी ज़रूरत पड़ सकती है। उनका ऑस्ट्रेलिया में ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, लास्ट टाइम जब गए थे उन्होंने वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर्स थे पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड के लिए उधर। तो लेकिन फिर मैं वो कहूँगा कि जब हम वहाँ जाएंगे, कंडीशंस को असेस करेंगे, तभी हमें एक क्लियर पिक्चर मिलेगी अपनी प्लेइंग 11 की। बात बिल्कुल ठीक है गुलाम मुर्तज़ा, चूँकि बैकफुट पे अच्छा खेलते हैं और एज अ प्लेयर भी तीनों फॉर्मेट में अपनी धाक बैठा चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आउट ऑफ फॉर्म हुए और सरफराज जब आए तो उन्होंने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। तो आपको जो इस बातों से हिंट मिली है, डू यू थिंक कि वो एज अ बैट्समैन खेल पाएंगे? वरना चूँकि अगर आप देखें तो सऊद शकील भी मौजूद हैं, आपके पास सलमान अली आगा भी हैं, लेकिन शायद जो मोहम्मद रिजवान का तजर्बा है मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको वो एज आउट करा सकता है। जिस तरह शान मसूद की जानिब से कहा गया था कि हमारी पहली चॉइस तो सरफराज अहमद है, सरफराज अहमद को खिलाया जाएगा, लेकिन अगर वहां पे कोई बैटर एज ए बैट्समैन इंक्लूड किया जाता तो फिर रिजवान को शामिल किया जाएगा। सऊद शकील ने अच्छे रन्स किए हुए श्रीलंका में, आपने भी देखा है, तो वो उन्हें तो लाजमी टीम का हिस्सा बनाया जाएगा। आगा सलमान की भी जगह बनती है, एक आपने ऑफ स्पिनर साथ खिलाना कि जिसे 5 या 10 ओवर जो कर सके। तो हो सकता है कि मोहम्मद रिजवान को दूसरी चॉइस के तौर पे खिलाया जाए एज ए बैटर। गो के जो लास्ट जो वहां पे सीरीज थी उसमें रिजवान टॉप स्कोरर थे, अच्छे रन्स किए थे, तो उनको एज ए बैटर खिलाने का शान मसूद की जानिब से कहा गया है। ठीक है, चलिए जी अब चलते हैं आप उस टॉपिक की तरफ जिसका सब इंतजार कर रहे हैं, पाकिस्तान सुपर लीग। जनाब जिसके आपको पता है कि जो कैटेगरी रिन्यू है वो आ चुका है, उसके बाद हमने देखा पिक ऑर्डर भी आ गया, और उसके बाद आज पहली ट्रेड भी जो है वो कर दी गई है। और इमाद वसीम कराची किंग्स के कप्तान जी वो चले गए इस्लामाबाद यूनाइटेड, वेरी सरप्राइज मूव। और जब ये बात शुरू में ब्रेक हुई तो बहुत कम लोग आया, और उसके साथ साथ हसन अली जो कि ज़माने पेशावर ज़ल्मी के इमर्जिंग कैटेगरी से उनके टॉप विकेट टेकर बने, और उसके बाद आपने देखा कि अब वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में थे, वो कराची किंग्स में आए। तो गुलाम मुर्तज़ा वेरी सरप्राइजिंग एंड वेरी शॉकिंग सॉर्ट ऑफ ट्रेड, क्योंकि इमाद वसीम कप्तान हो, कप्तान ने जीता हुआ था, फिर आपको याद है कि एक बड़ा सोशल मीडिया पर एक बड़े कंपैरिजन बनते रहे। उस लिहाज से अगर देखा जाए ये खबर जब शुरू में आई तो इस पर हार्डली लोगों को यकीन आया।
ये बहुत सरप्राइजिंग खबर थी कि इमाद वसीम कराची किंग्स से उन्हें ट्रेड करके इस्लामाबाद को भेज दिया गया है और हसन अली उनकी जगह पे कराची किंग्स में आए, तो ये सारे बहुत ज़्यादा शौक भी हुए थे। तो अब जो इमाद वसीम इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा बन गए। कल शादाब खान की जानिब से एक ट्वीट किया गया था जिसमें कहा गया था कि जो घर वाले वो वापस आ रहे हैं। तो एक न्यूज़ चैनल का भी हवाला दिया गया था जिसमें पीटीसी थी कि कराची से अपनों में ईद मनाने के लिए लोग लेकिन गुलाम मुर्तज़ा, क्या लगता है आपको, कप्तान खुद तो नहीं ट्रेड हो सकता या आप समझते हैं फ्रेंचाइज? क्योंकि जहाँ तक मुझे ऐसे लगता है कि क्योंकि अब कप्तान नहीं है, आप देखें इमाद वसीम पाकिस्तान की टीम में भी शामिल नहीं है, रिटायरमेंट ले लिए। दूसरी जानिब शान मसूद जो कि पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान है, खबरें भी मौजूद हैं कि कराची किंग्स में वो जा सकते हैं और ट्रेड की जा सकती है। तो क्या मुझे लगता है कि जो शान मसूद को टेस्ट कैप्टन बनाने के बाद जो कराची किंग्स कैप्टन बनाने का मामला है, कहीं वहीं से ये मामला आगे पीछे हुए हैं, जो कि एक बड़ी अच्छी मतलब अंडरस्टैंडिंग रही है कराची किंग्स और इमाद वसीम की। जी, इमाद वसीम ने एक कराची किंग्स को टाइटल जिताया था और अब इमाद वसीम को वहां पे इस्लामाबाद यूनाइटेड भेज दिया गया, ये सरप्राइजिंग था। और अब कराची किंग्स की जानिब से मुल्तान सुल्तान के साथ रब्ता किया गया कि शायद शान मसूद के साथ ट्रेड हो जाए, लेकिन अभी उसकी मुसद्दका तौर पे बात नहीं हो सकी। तो उम्मीद कर रहे हैं कि शायद शान मसूद कराची किंग्स जाएंगे और वहां पे वो कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। और एक जराये के मुताबिक एक खबर और भी है कि मोहम्मद आमिर भी कराची किंग्स को छोड़ चुके हैं। एक और सरप्राइजिंग न्यूज़ है थोड़ी देर इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर और कराची किंग्स और कराची किंग के फैन, ये बड़े एक बड़ा बॉन्डिंग रही है गुलाम मुर्तज़ा, ये यकायक क्या हुआ इस बॉन्डिंग को? जी बिल्कुल, ये दोनों कराची किंग्स की जानिब से काफी देर कोयटा जा रहे थे और दोनों जी वो भी कोयटा जा रहे हैं और इम्कान है कि वो कोयटा की टीम को शायद ज्वाइन भी, उनकी बात हो चुकी है। तो मोहम्मद आमिर कोयटा की जानिब से इस दफा खेलते हुए दिखाई देंगे। नसीम शाह की बहुत ज्यादा जो सबको डिमांड है, सारी टीमें नसीम शाह को सबकी ख्वाहिश है कि नसीम शाह उनकी टीम में आ जाए। इस्लामाबाद की जानिब से भी कोशिश की गई। तो कहाँ जाते हुए मेरा आखिरी आपसे सवाल, कहाँ ये फिर नसीम शाह की जो इस वक्त हॉट डिमांड है, तो एंडिंग ये कहाँ हो रही है इस जहाज की? जहाज कहाँ लैंड करेगा? जी, अभी तक तो ज्यादा इम्कान दिखाई दे रहा है कि पहले पेशावर ज़ल्मी ने जो कोशिश की थी, उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड, अब मुल्तान सुल्तान की जानिब से कोशिश की जा रही है। लेकिन जो उनके जो ट्रेड की जाएगी उनके अगेंस्ट जो प्लेयर है वो शायद उस तरह का रिलायबल नहीं है जिस तरह नसीम शाह है। तो लेकिन अगर नसीम शाह के PSL के जो स्टैट्स देखे जाएं तो वो भी बहुत ज्यादा हाई नहीं है, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंसेस रही हैं वो भी इकोनॉमिकल भी वो इतने ज्यादा नहीं रहे, विकेटें भी बहुत ज्यादा हासिल नहीं की। PSL में इंटरनेशनल क्रिकेट में गो के उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन है, पाकिस्तान की जानिब से अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन PSL के हवाले से बहुत अच्छी नहीं। तो लेकिन डिमांड उनकी बहुत ज्यादा है, पेशावर ज़ल्मी भी चाह रहे, इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान भी चाह रही। चलिए, लगता है ऐसे जैसे अभी ये मामला जो है इसमें सकता है ये सरप्राइज होता है। बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद थे और प्रोग्राम में ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमें ज्वाइन करेंगे लाहौर कलंदर के CEO आतिफ राना साहब। उनसे कुछ लाहौर कलंदर्स के प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिम्बाब्वे, बहुत सारे उनके जो प्लेयर्स हैं यहाँ से वहाँ जाकर खेलेंगे डोमेस्टिक के अंदर, उसके साथ साथ यकीन तौर पर PSL के हवाले से बात होगी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। और कहते हैं ना, इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर, पाकिस्तान सुपर लीग नाउ इज बजिंग हैपनिंग राइट नाउ। PSL 9 से पहले आपको पता है कैटेगरी न्यूज़ आ चुकी हैं, इसके साथ साथ पिक ऑर्डर आ गया है, अब ट्रेड की बातें हैं। तो तमाम जो फ्रेंचाइजी बड़ी मुतहरिक हैं, लेकिन एक फ्रेंचाइज जो पूरा साल मुतहरिक रहती है और उनके बड़े ज़बरदस्त प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। और यार आप ये सिलसिला पहुँचा है इस फ्रेंचाइज का अब जिम्बाब्वे तक। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लाहौर कलंदर्स की, जिनका प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जहाँ से हमें शाहीन शाफिदी, हारिस रऊफ, इसी तरह दिलबर और बहुत सारे स्टार मिले। लेकिन अब पाकिस्तान से जनाब इनके जो एग्रीमेंट है विद जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड, लाहौर कलंदर्स का प्लेयर डेवलपमेंट का, उसके तहत 5 फास्ट बॉलर गए हैं जनाब जिम्बाब्वे में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए। इस सारी सूरत हाल बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर कलंदर्स के CEO जनाब आतिफ राना साहब। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई ज्वाइन करने के लिए। और जैसा मैंने कहा कि PSL की हैपनिंग पे तो जरूर आपसे बात होगी, और वो जैसे जैसे दिसंबर करीब आता है तो PSL का एक बुखार चढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन सबसे पहले सर, आपके 5 माशाल्लाह फास्ट बॉलर गए हैं प्लेयर डेवलपमेंट के तहत जिम्बाब्वे में जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे। आतिफ भाई इसका बैकग्राउंड बताइएगा, ये सारी चीज़ें जो मटीरियलाइज हुई इसके पीछे क्या सोच है, और फिर जो यंग लड़के गए हैं डेफिनेटली उनके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि वो एक दूसरे मुल्क में जाकर क्रिकेट सीखें। बहुत शुक्रिया गफ़ार। देखो, इसके पीछे सोच तो वही है कि जिस सोच के साथ हम PSL में गए थे और हमने लाहौर की फ्रेंचाइज ली थी, उसकी सोच भी यही थी, अप्रोच भी यही थी कि पाकिस्तानी नौजवानों को हमने एम्पावर करना है, उनको एक प्लेटफॉर्म देना है, उनको मैदानों में वापस लेके आना है और पाकिस्तान को नया टैलेंट देना है। सो आपको पता है कि पाकिस्तान में तो ये काम मैं ज़ोरों शोर से जारी रखता हूँ,
तो समीन जो मेरा पार्टनर है उनकी हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि इसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे यॉर्कशायर हो, साउथ अफ्रीका हो, नामीबिया हो और अब जिम्बाब्वे। सो उन्होंने ये उनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया था, ये एग्रीमेंट किया था कि हम जिम्बाब्वे की क्रिकेट को जो है सपोर्ट करेंगे। वहाँ पे आपको पता है कि ज़ैम अफ्रो T10 का मेला भी सजा था, जिसमें भी लाहौर कलंदर्स ने, डरबन कलंदर्स ने कामयाबी हासिल की। सो उधर वहाँ पे फिर हमारा उनसे ये हुआ कि उन्होंने कहा जी आपने जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम किया है पाकिस्तान में, जिससे 55 प्लेयर्स उभर के सामने आए, सो आप हमारे क्रिकेट में भी हमारे साथ ये करें काम। तो फिर हमने वहाँ पे 3-4 शहरों में ओपन ट्रायल लिए और वहाँ से फिर हमने कुछ बच्चे शॉर्टलिस्ट किए, जिनको फिर अभी वो लाहौर में ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं पिछले 4-6 महीने से। और उसके साथ साथ हमने ये किया था कि हमारा जो यहाँ का टैलेंट है उसको हम किसी तरह इंटरनेशनल जो है, एक तो होता है टूर्नामेंट जिसमें आप ऑब्वियसली कुछ दिनों के लिए जाते हैं। सो हमारी कोशिश और ख्वाहिश ये थी कि हम अब बच्चों को 4-डे क्रिकेट की तरफ लेके आए। और हम जिम्बाब्वे में फिर हमने वो कॉन्ट्रैक्ट किया कि उनकी डोमेस्टिक में हमारे इस साल तो 5 फास्ट बॉलर जो है 140 प्लस पे वो जिम्बाब्वे गए हैं। सो उनका वहाँ पे वो जो है उनका जो डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो उनकी खेलेंगे। 5 टीमें, एक प्लेयर जो है वो एक टीम की तरफ से खेलेगा। और जाते ही उन्होंने अच्छी खासी जो है धाक वहाँ पे बिठाई और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो हम यही समझते हैं कि नौजवानों को जितने भी हम प्लेटफॉर्म दे सकें, जितने भी उनको अकोमोडेट कर सकें, हमें करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है। और जैसे आतिफ भाई ने फरमाया कि जो 5 प्लेयर्स गए हैं, जिस तरह वो सिलेक्ट हुए, जाने से पहले बड़े खुश थे, उनके पैगामात हमारे पास मौजूद हैं। आइए सुनवाते हैं कि जब वो जा रहे थे जिम्बाब्वे उनके क्या एहसास थे। बहुत इंटरेस्टिंग है जैसे आपने देखा। और आतिफ भाई मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा, यहाँ जब T20 लीग की बात हो रही है, T20 का दौर है, ऐसे में जैसे आपने खुद कहा कि जो 4 रोज़ा क्रिकेट है, जो हमारी फर्स्ट क्लास के इक्विवेलेंट, फिर आगे टेस्ट जो हमारे बॉलर बनने हैं, सो इसके पीछे डेफिनेटली मेहनत भी ज़्यादा होती है, क्योंकि T20 के स्टार्स और आज के जल्दी मिल जाते हैं, लेकिन जो 4 डे के हैं डोमेस्टिक की एक लॉन्ग प्रोसेस है। सो आतिफ भाई इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव आई थिंक कि आप दूसरे फॉर्मेट्स को भी साथ साथ अब टच कर रहे हैं। बिल्कुल, देखें बात यह है कि आपको पता है कि दुनिया में अब T20 क्रिकेट का रवाज ज़्यादा हो गया। और आपको मैं ये बताऊं कि T20 के प्लेयर्स भी आसानी से नहीं मिलते। आपको हारिस की स्टोरी याद है कि हारिस 2017 में गुजरावाला ट्रायल देने आया और वहाँ पे 19,000 बच्चा ट्रायल देने आया, उसमें से वो सिलेक्ट हुआ। फिर वो 2 साल हमारे साथ रहे और उनको हमने ऑस्ट्रेलिया भेजा और 2 साल की ट्रेनिंग के बाद वो फिर PSL में जलवाए अफरोज हुए। तो ये भी आसान बात नहीं होता, अपॉर्चुनिटी की बात है। देखिए आपने अपने मुल्क के नौजवानों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है, रिगार्डलेस ऑफ दिस कि आपके पास वो सेटअप है कि नहीं है। ऑब्वियसली 4 डे में हमारी टीम तो है नहीं, डोमेस्टिक में तो है नहीं। सो हमने क्या कहा, हमने कहा हम अपने बच्चों को इंटरनेशनल एक्सपोजर देते हैं। और ना सिर्फ उनको एक्सपोजर मिलेगा बल्कि जिम्बाब्वे जब 140 प्लस बॉलर को खेलेगा तो ऑब्वियसली उनकी बैटिंग टेक्निक और उनकी बैटिंग भी जो है वो इम्प्रूव होगी। ठीक है सर, आपने बात की डेफिनेटली हारिस रऊफ के ऊपर मैं जरूर बात करूंगा, लेकिन पहले आपको जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है PSL 9, अब चूँकि बहुत उसकी बात हो रही है, तो मुझे प्लीज़ बताइएगा कि बड़ी इसकी जो ना हाइप बन रही है। फिर ज़ाहिर बात है आप लोगों ने 2 मुसलसल सीज़न जीते हुए हैं और इसके साथ साथ टीम बहुत अच्छी है। और बल्कि मैं देख रहा हूँ दूर दूर तक आते भाई आपकी टीम ट्रेड वो किसी चीज़ में दिखाई नहीं दे रही। इट मीन्स के यहाँ सब सन्नाटा है, खामोशी है, सब चीज़ें ओके हैं। नहीं देखिए, वो शाहीन जिस तरह कहता है ना कि यार ये कलंदर्स फैमिली है और ये पूरे पाकिस्तान की फैमिली है। तो हमने वो जो 3-4 साल की मेहनत थी शुरू में, जब लोग हम पे बैशिंग करते थे कि यार ये इश्तिहारी प्लेयर बनाते हैं, ये ग्राउंड के बाहर खेल तमाशे करते हैं, ग्राउंड के अंदर आके फेल हो जाते हैं, लाहौर का नाम डुबो देते हैं। सो वो वक्त ग्रास रूट लेवल पे मेहनत कर रहे थे। उस वक्त हम पाकिस्तानी नौजवानों को एम्पावर कर रहे थे ताकि उनको एक दिन दुनिया के सामने शोकेस किया जा सके। तो आपने देखा कि फिर ना सिर्फ हमारा वो जो हमारी मेहनत थी ना सिर्फ हमारे काम आई बल्कि पाकिस्तान के काम भी आई। और आज शाहीन शाह अफरीदी जो है T20 का पाकिस्तान के कैप्टन है। सो मैं समझता हूँ कि ये एक हमारी छोटी सी काविश है जो हम पाकिस्तानी नौजवानों के लिए करते रहते हैं। सो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये कलंदर फैमिली जो है हर साल पहले से बेहतर और बड़ी होती जाएगी। आई नो रातिब भाई, जब भी मैं आपसे पूछता हूँ कोई क्रिकेट का सवाल तो आप आकिब भाई पर और फिर समीन भाई पर डाल देते हैं, लेकिन मैंने ब्रेक से जब वापस आऊँगा तो हवाले से कुछ बड़े इंटरेस्टिंग सवाल हैं जो हमारे फैंस ज़रूर जानना चाहते हैं, वो मैं करूँगा आतिफ भाई से इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। इतने में खुशामदेद। पाकिस्तान सुपर लीग का जो नवा सीज़न है वो फरवरी में शेड्यूल है, लेकिन उसकी जो हाइप है आपको पता है कि जब दिसंबर में ड्राफ्ट करीब आता है या नवंबर में तो एकदम से उसकी फैंस अट्रैक्शन बहुत बढ़ जाती है। आतिफ साहब, लोग बहुत सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि जी शेड्यूल जो है वो भी कंफर्म नहीं है। ज़ाहिर बात है इलेक्शन का मामला ही बहुत अहमियत का हामिल है, लेकिन फ्रेंचाइजीज या स्पेशली लाहौर कलंदर्स आतिफ भाई इस हवाले से क्या सोच रहा है कि जब तक शेड्यूल की अनाउंसमेंट नहीं हुई, फिर ये भी बात मौजूद है कि शायद पाकिस्तान से बाहर कुछ मैचेस करा लिए जाएँ, कुछ लोग कह रहे नहीं पाकिस्तान में होनी चाहिए। आतिफ भाई आपकी क्या राय है?
देखिए मेरी वही राय है जो आवाम की राय है। पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का ये ब्रांड है और ये जो है पाकिस्तान के अवाम इसके पीछे जो है वो खुशी से निहाल होते हैं और पाकिस्तान के अवाम इसको अपने प्लेयर्स को अपने दरमियान देखना चाहते हैं और आगे आगे एशिया कप में इंडिया की वजह से वो नहीं देख सके और उसके बाद आगे आपने चैंपियंस ट्रॉफी भी करानी है। तो आप पाकिस्तान में पाकिस्तानी अवाम से हटा नहीं सकते इसको, क्योंकि इस फैन के इस लीग के 3-4 कंपोनेंट्स हैं। एक ऑब्वियसली फ्रेंचाइजीज है, एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, एक एडवर्टाइजर है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी वजह से ये सारा मेला लगता है वो लोग हैं। तो लोगों के दरमियान इनको मेरा ख्याल है होना चाहिए। तो आदित्य भाई, अभी तक जो डिस्कशन हुए हैं, जो मुझे पता है इस पे हतमी फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन मोस्ट लाइकली या मोस्ट लाइकली क्या हो सकता है, ये आपके ख्याल में बेहतर सोल्यूशन क्या है कि हम आगे कुछ मैचेस कर दें, शेड्यूल थोड़ा सा आगे ले जाएं? आपके ख्याल में इसका वर्केबल एक ऑप्शन क्या हो सकता है? देखिए बात यह है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं और ऑब्वियसली पाकिस्तान में एक दिन के इलेक्शन होते हैं। पाकिस्तान में कौन सा एक महीने के इलेक्शन होते हैं? सो उसके 2-4 दिन के बाद आप इसको शुरू कर सकते हैं। और मैं तो ये समझता हूँ कि जिस तरह आपने देखा कि पिछली दफा जो सीजन आया जिसमें हाईएस्ट रेटिंग की 8.4 के करीब, 8.48 टू बी एग्जैक्ट, वो लाहौर कलंदर्स का ही मैच था। तो वो आप उसकी जब आप इसको बाहर ले जाएंगे तो ये फिर टीवी का प्रोडक्ट बन जाएगा और पाकिस्तान में लोगों को आगे खुशी से तरसे हुए लोग हैं, उनको पहली खुशी ढूंढने से बड़ी मुश्किल से मिलती है। पीएसएल एक वाहिद इवेंट है जो पूरे पाकिस्तान में खुशियां बांटता है और पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में उजागर करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सर ये है कि हमेशा जब इंशाल्लाह आप आगे भी आते रहेंगे पहले हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो फाइनेंशियल मॉडल है, और फिर मैं बात कर रहा हूँ जुड़ी हुई उससे कि इस बार आपने देखा कि एक साल में 3 चेयरमैन तब्दील हुए, फिर 3 मैनेजमेंट तब्दील हुई। आदित्य भाई, इस वक्त फ्रेंचाइजीज या स्पेशली लाहौर कलंदर्स, आप लोग की क्या राय है? ये जो सारे मामला अब तक यहाँ तक पहुँचे हैं, एवरीथिंग फाइन, या आपको लगता है कि ये बार बार की तब्दीलियाँ हैं, इसका असर पाकिस्तान सुपर लीग पर भी पड़ता है? देखिए बात यह है कि हम ऑब्वियसली हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करते हैं, हम पर्सनैलिटीज़ के साथ उस तरह काम नहीं करते। लेकिन किसी भी इदारे में अगर आप बार बार तब्दीली लेके आए तो ऑब्वियसली वो चैलेंजिंग तो होता है। और पीसीबी में भी आपने देखा, लेकिन अभी तक आप ये देखें कि अभी तक के जो काम हो रहे हैं उसके अंदर मेरा तो ये जाती राय है कि अच्छा काम हो रहा है और इंशाल्लाह पीएसएल जो आने वाला पीएसएल जो है वो पहले से बड़ा और बेहतर होगा। सर आई नो कि मैंने जैसे ब्रेक से पहले कहा कि आप ज़रूर कहेंगे कि ये क्रिकेट के मामला हैं, आप आकिब जावेद से पूछिएगा, लेकिन मैं ज़रूर फिर भी आपसे पूछूंगा क्योंकि ये सवाल लोगों के देने बहुत है। क्योंकि राशिद खान इज़ द बिगेस्ट स्टार और लाहौर कलंदर के साथ हैं, लोग उनको बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन थोड़ा उनकी इंजरी का इशू हुआ, लेकिन आई नो कि बहुत टाइम है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इंशाल्लाह वो लाहौर कलंदर्स के लिए अवेलेबल होंगे। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह अगर वो फिट हुए तो डेफिनेटली क्यों नहीं अवेलेबल होंगे। और वैसे भी आपको पता है कि राशिद बहुत बड़ा स्टार है दुनिया का, लेकिन ऑब्वियसली हमारे अपने बच्चे भी जो है वो किसी से कम नहीं है। इंशाल्लाह इस टूर्नामेंट में आपको कोई सरप्राइज पैकेज भी मिल सकता है। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है, सरप्राइज पैकेज के लिए हम हमेशा की तरह मुंतज़िर होंगे। अच्छा सर, एक ज़रूर मैं आपसे चीज़ पूछूंगा, जो हारिस रऊफ वाला मामला हुआ, चूँकि उनकी जो अवेलेबिलिटी फॉर टेस्ट मैचेस सारा कुछ, आकिब जावेद ने भी इस पर बात की, आपने भी एक दो जगह बात की, लेकिन बात ख़त्म नहीं हुई। बात उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे कहीं ना कहीं कुछ बोर्ड में नाराज़गी मौजूद है या टीम मैनेजमेंट ने कोई फैसला कर लिया था। हालांकि मेरी ज़ाती राय में प्लेयर आप ओवरनाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, आप पहले उसको शायद खिलाते, उसके बाद वो चीज़ें यहाँ तक पहुँचते कि वो टेस्ट क्रिकेट जाते आते। भाई आपकी क्या राय है? चूँकि मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो आपके साथ बहुत जुड़े रहे हैं, आप ही इसकी वजह से वो यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ऐसे लगता है जैसे कुछ तशनगी हो गई। आपकी इस मामले पे क्या राय है? जो कि प्लेयर्स को डील करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और आप बतौर फ्रेंचाइज इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। जी देखिए, बात ये है कि आपको स्टैट्स के ऊपर जाना चाहिए। आप डोमेस्टिक क्रिकेट जब करवाते हैं सो ऑब्वियसली वो 4 डे क्रिकेट होती है, उसके अंदर ढेर खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। वो 6 महीने तक बेचारे धूपों में ख्वार होते हैं। तो वो किस लिए ख्वार होते हैं? वो इसलिए ख्वार होते हैं कि आप उसकी जगह जो है किसी आप ऐसे बॉलर को मौका दे दें जिसने 4 डे ना खेली हो पिछले 1-1.5 साल में, या उसके टेस्ट की वो परफॉर्मेंस भी ना हो। सो मैं समझता हूँ कि अभी कुछ अर्सा पीछे चले जाए तो वर्ल्ड कप के दौरान ये बात हो रही थी कि जी हारिस जो है वो 10 ओवर नहीं करवा सकते। सो ऑब्वियसली आपने अगर टेस्ट मैच में उनको डालते हैं तो कोई प्रेपरेशन तो होती है ना। आप ये तो नहीं हो सकता। अब जिस तरह आप लाहौर कलंदर की मिसाल आपको देता हूँ कि सारा साल हम काम करते हैं, हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे कोचेस काम करते हैं, सारा साल मेहनत करते हैं, वो लड़के मेहनत करते हैं, पीएसएल में उन्हें शोकेस करते हैं। सो जब कोई टेस्ट आता है या कोई जब मैच आता है या टूर्नामेंट आता है तो वहाँ पे आप प्लेयर प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वहाँ प्लेयर शोकेस कर सकते हैं। सो मैं समझता हूँ कि आप भी इस बात पे लॉजिक वाली बात है, आप इस बात पे भी सेकंड करेंगे कि मेरे ख्याल में तो थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया और थोड़ा ज़्यादा ड्रैग हो गया। बिल्कुल आपने ठीक कहा सर। 2 साल पहले अपने बड़ा ज़बरदस्त फैसला किया, शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बने लाहौर कलंदर्स के,
और उस वक्त बहुत सारी बातें हो रही थी कि शाहीन इज़ रेडी और नॉट, और कोई बर्डन ना हो जाए, लेकिन वो उन्होंने तो पूरा का पूरा फॉर्चून तब्दील किया लाहौर के लिए और ज़बरदस्त कप्तान साबित हुए। नाउ माशाल्लाह ही बिकम द पाकिस्तान T20 कैप्टन, वर्ल्ड कप भी आ रहा है और जाहिर बात है PSL 9 में भी इंशाल्लाह वो लाहौर के अंदर से कप्तान होंगे। सो आते भाई इस जर्नी के बारे में बताइएगा, जो अपॉर्चुनिटी आपने उसको दी, वहाँ वो ग्रूम हुआ और देन ही नाउ इवेंचुअली बिकम द पाकिस्तान कैप्टन। देखिए बात ये है कि ऑब्वियसली शाहीन फैमिली है और जब फैमिली में आपके कोई तरक्की करता है तो पूरी फैमिली खुश होती है। मुझे तो आज भी याद है 2016 में जब 2017 में जी। जब वो पहली दफ़ा आए थे और समीन के साथ उनकी इंटरैक्ट, तो वो दिन और आज का दिन शाहीन इज़ अ पार्ट ऑफ फैमिली। और आपने देखा कि जो काम अजहर अली नहीं कर सके, क्रिस गेल नहीं कर सके, ब्रावो नहीं कर सके, तो ये AB डिविलियर्स नहीं कर सके, ब्रेंडन मैकलम नहीं कर सके और हमारे हफीज़ भाई नहीं कर सके, वो शाहीन शाह अफरीदी ने ना सिर्फ करके दिखाया बल्कि रिटेन करके भी दिखाया। ज़बरदस्त। सर आखिर में एक सवाल मैं इसलिए करना चाहूँगा, कहते हैं जब आप बहुत अच्छी पोजीशन पे होते हैं तो बाकी सबको साथ लेके चलना चाहिए। 4 शहरों में आते भाई माशाल्लाह, लाहौर में सबसे ज़्यादा जो है वो मेला लगा PSL का, हमने देखा ज़बरदस्त PSL हुई, आप लोगों ने जीती भी। लेकिन होम एंड अवे की बहुत बात होती है आते भाई कि तमाम हमारी जो 6 टीमें हैं वो होम एंड अवे पे खेलें। 4 टीमें माशाल्लाह खेल रही हैं। आज जावेद आफरीदी साहब ने भी ट्वीट किया कि नो इफ एंड बट होने चाहिए, हमें पेशावर में मैचेस ज़रूर कराने चाहिए। आते भाई मैं सिर्फ ओवरऑल एक क्रिकेट लवर के तौर पर अगर आपसे, या फ्रेंचाइज ओनर के तौर पर, कि वो जो होम एंड अवे का जो तस्वुर है, अब तक कोयटा नहीं पहुंची लीग, पेशावर में पत्नी 4-5 साल से स्टेडियम बन के नहीं दे रहा, आपकी क्या राय है आते भाई इस पूरे मामले पर? जाहिर बात है होम एंड अवे जिस तरह हम IPL में देखते हैं, क्राउड भरे होते हैं, एक राइवलरी बनती है। आई थिंक कंप्लीशन होगा उसी वक्त जब ये लीग 6 के 6 शहरों में पहुंचती है। देखिए जावेद भाई के आगे तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। मुझे 3 साल से वो यही ट्वीट कर रहे हैं कि अल्लाह का वास्ते किसी तरह पेशावर में मैच करवा दो। देखो गफार, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही यही था, होम एंड अवे। क्योंकि दुनिया में जो लीग मॉडल होते हैं ये एक तो उनके अपने मुल्कों में होते हैं, मुल्क से बाहर नहीं होते हैं, और दूसरा होम एंड अवे होते हैं। हमें अनफॉर्चुनेटली शुरू में दुबई में करना पड़ा और फिर अल्लाह अल्लाह करके हम पाकिस्तान उसको वापस लेके आए। लेकिन जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डेवलप करना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली हम अभी तक वो नहीं कर सके। पेशावर में भी स्टेडियम होना चाहिए, कोयटा में तो ऑलरेडी आपने पिछले साल एक एग्जीबिशन मैच भी हुआ। तो जो कोयटा के अवाम है वो अपनी टीम को अपने दरमियान खेल कर देखना चाहते हैं, जिस तरह हम इतराज करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में नहीं आता। सो इसी तरह पाकिस्तान लाहौर के लोग अपने प्लेयर्स को देखना चाहते हैं, कराची के लोग अपनी टीम को देखना चाहते हैं, पेशावर के लोग चाहते हैं कि उनकी टीम वहां खेले। आप सोचिए जल्मी और कलंदर्स का मैच हो रहा हो पेशावर में, तो तिल रखने की जगह आपको नहीं मिल रही वहां पे, बिकॉज दोनों तरफ के फैंस जो है बड़े तगड़े हैं और हर कोई चाहता है कि टीम जाके अपनी टीम का हौसला बढ़ाए, उसे सपोर्ट करे। ना सिर्फ ये बल्कि सही मानों में होम एंड अवे होना चाहिए, जो कि फाइनेंशियल मॉडल में भी होना चाहिए, जिस तरह IPL में होता है या बाकी लीग्स में होता है कि जब आप एक शहर में खेलते हैं तो उसका सारा रेवेन्यू आपका होता है और कॉस्ट भी आपकी होती है। इसी तरह मेरे ख्याल में अगर इस लीग को अच्छा और पहले से बड़ा बनाना है तो ये बहुत जरूरी है कि हम हर जो है स्टेडियम के अंदर खेल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ राना साहब, बेस्ट ऑफ लक फॉर द PSL 9 एंड फॉर योर डेवलपमेंट प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतने, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।